जी भाई, अस्सलाम वालेकुम एंड वेलकम बैक टू द न्यू वीडियो। काफी दिनों बाद जो है वीडियो बना रहा हूँ और वीडियो ना बनाने की वजूहात कुछ ऐसी हैं कि अभी तक जो है वो समर सेमेस्टर्स के एडमिशन ओपन थे और क्योंकि हमारे पास काफी स्टूडेंट्स एज अ क्लाइंट जो बैचलर्स मास्टर्स और हॉस्पिटलों के लिए हमारे थ्रू अप्लाई कर रहे हैं। कुछ का प्रोसेस कंप्लीट हो गया है, कुछ प्रोसेस के अंदर है, इसलिए मुझे टाइम नहीं मिला कि मैं आऊं और वीडियो बना सकूं। उसके लिए बहुत बहुत माजरत। लेकिन आज ही हम बात करेंगे फिर से मास्टर्स इन जर्मनी के बारे में। जो लोग वीडियो पे नए हैं या चैनल पे नए हैं या उन्होंने अभी तक कोई मालूमात नहीं ली है जर्मनी के हवाले से, तो उनके लिए एक ब्रीफली थोड़ा सा रिकैप कर देते हैं कि क्या क्या जर्मनी के लिए रिक्वायरमेंट होती है, क्या क्या प्रोसीजर होता है। देखें, जर्मनी में मास्टर्स इन जर्मनी या बैचलर्स इन जर्मनी फ्री ऑफ कॉस्ट होता है। आपको कोई ट्यूशन फी पे नहीं करनी पड़ती। ये बात बिल्कुल सच है, जो भी आपको बता रहा है बिल्कुल सच बात है। ये एक छोटा सा 200 300 350 मैक्सिमम यूरोस तक जो है वो आपको सेमिस्टर टिकट के लिए जो है और दूसरे बेनिफिट्स होते हैं स्टूडेंट उनके लिए आपको 6 महीने में इतना 350 तक मैक्सिमम आपको पे करना पड़ता है। काफी यूनिवर्सिटीज ऐसी भी हैं जहां 80 यूरो है, 120 यूरो है, 200 यूरो है। तो ये डिफर करता है, लेकिन ये आपकी ट्यूशन फी नहीं है। आपको भी पता होना चाहिए जिस क्वालिटी की आपको पढ़ाई यहाँ पे करने को मिलेगी उसकी इतनी कम तो फीस हो नहीं सकती। तो यहाँ पे ट्यूशन फी कोई भी नहीं है। जर्मनी में पढ़ाई बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट है। अगर आपका 4 साल का बैचलर्स पाकिस्तान में है और आपकी 2.7 के करीब आसपास सीजीपीए है, तो फिर आप एलिजिबल होते हैं कि आप जो है जर्मनी में पब्लिक यूनिवर्सिटीज में अप्लाई कर दें। एलिजिबल से मतलब मेरा यह है कि फिर आपके चांसेस होते हैं कि आपको पब्लिक यूनिवर्सिटी में एडमिशन मिल जाएगा। उसके लिए आपको जर्मन लैंग्वेज सीखने की जरूरत नहीं पड़ती। इंग्लिश में बहुत से कोर्सेज हैं, आपकी पढ़ाई कंप्लीटली इंग्लिश में होगी। आप उसके लिए आइल्स करें। 4 साल का अगर आपकी बैचलर्स की डिग्री, आप अपनी ट्रांसक्रिप्ट डिग्री निकलवा के अटेस्ट करें और आप जो है जर्मन यूनिवर्सिटीज में अप्लाई कर दें। अच्छा, अप्लाई कहाँ करेंगे, यूनिवर्सिटीज कहाँ मिलेंगी? तो एक ऑफिशियल वेबसाइट है जर्मनी की, DAAD.de, DAAD.de। DAAD.de ये वेबसाइट है सारे स्टूडेंट्स के लिए, अगरचे वो जर्मनी में हो या वो इंटरनेशनल स्टूडेंट्स हो, उनके लिए वेबसाइट है जो यूनिवर्सिटी में अप्लाई करना चाह रहा है, भले बैचलर्स के लिए हो या मास्टर्स के लिए हो। आप DAAD.de पे जाएं, विजिट करें, अपना रेलिवेंट कोर्सेज जो है वो ढूंढें और फिल्टर्स लगाएं कि आपकी पढ़ाई इंग्लिश में हो और आप किस सेमेस्टर के लिए अप्लाई कर रहे हैं, तो आपको अपने कोर्सेज मिल जाएंगे। वहां जाके आपने यूनिवर्सिटी ढूंढनी है, यूनिवर्सिटीज के ऑनलाइन पोर्टल्स पे जाना है, आपको तरीकेकार पता चल जाएगा। आपने जाके ऑनलाइन अप्लाई करना है। ऑनलाइन अप्लाई करने के बाद आपने वेट करना है कि आपका एडमिशन है। एडमिशन आने के बाद जो है आप वीजा अपॉइंटमेंट के लिए अप्लाई करेंगे। वीजा अपॉइंटमेंट आपको मिल जाएगी तो उसके बाद आप ब्लॉक अकाउंट खुलवाएंगे। अब ये ब्लॉक अकाउंट क्या है? जैसे कि दूसरे मुल्कों में आप जा रहे हो, कनाडा हो गया, ऑस्ट्रेलिया हो गया, तो आपको बैंक स्टेटमेंट चाहिए होती है। कुछ 30 लाख की होती है, 40 लाख, 50 लाख, 60 लाख, वो डिपेंड करता है कि आप की क्या प्रोफाइल है, किस तरह किस यूनिवर्सिटी में आप अप्लाई कर रहे हैं, और फिर फीस वगैरह पे करनी पड़ती है। जर्मनी में ऐसा है कि आपको 1 साल के लिए 12,000 यूरोज ऑलमोस्ट जो है वो ब्लॉक करवाने पड़ते हैं। और उसमें ये होता है कि जब आपका वीजा लग जाता है तो फिर आप यहाँ पर आते हैं। चूंकि अकाउंट आपके नाम पर होता है, आपके पास ही उसका एक्सेस होता है, तो आप यहाँ पर आते हैं, उसको अनब्लॉक करवाते हैं। उसमें से आप महाना जो है 1,000 यूरो निकलवा सकते हैं। तो 1,000 यूरो के हिसाब से देखा जाए तो 12,000 यूरो 1 साल में आप निकलवा लेंगे, और वो ब्लॉक अमाउंट जो होती है वो 1 साल के लिए ही ब्लॉक होती है। इसके अलावा कोई और रिक्वायरमेंट नहीं है। आपकी जब वीजा अपॉइंटमेंट आपके पास होगी, एडमिशन आपके पास होगा, ब्लॉक अकाउंट आपके पास होगा, आप वीजा के लिए अप्लाई करेंगे और इंशाल्लाह पब्लिक यूनिवर्सिटी में अगर आपने अपने रेलिवेंट कोर्स में एडमिशन लिया है तो आपका एडमिशन हो जाएगा। इसके साथ साथ मैं ये बताते चलूं कि यहाँ पे जो स्टूडेंट्स हैं या जो इंटरनेशनल स्टूडेंट्स आ रहे हैं, उनको पार्ट टाइम जॉब करना भी जर्मनी में अलाउ है। इसका मतलब ये है कि आपके जितने भी एक्सपेंसेस, मंथली एक्सपेंसेस होते हैं, वो आप अपनी पार्ट टाइम जॉब से आसानी से जो है वो कवर कर सकते हैं पढ़ाई के साथ साथ। इसीलिए मैं रिकमेंड करता हूं कि इधर उधर जाने से अच्छा आप जर्मनी आए। जर्मनी में बहुत चांसेस हैं, बहुत अच्छी अच्छी यूनिवर्सिटीज हैं, पढ़ाई अच्छी मिलेगी आपको, और पढ़ाई के दौरान इतनी तंगी नहीं होगी जितनी दूसरे ममालिक में आपको हो सकती है, क्योंकि आप पे उधर फी पे करने का प्रेशर होता है। ये तो हो गया, ब्रीफली मैंने बता दिया कि जर्मनी कैसे अप्लाई करना है और कैसे आना है। आज की वीडियो बनाने का मकसद ये है कि सबसे पहले तो मैंने आपको ये बताया था कि
समर की जो है वो डेडलाइन खत्म हो गई है। इसका मतलब ये है कि अब विंटर की ऑलरेडी काफी कुछ यूनिवर्सिटीज की डेडलाइन शुरू हो गई है, एप्लीकेशन का टाइम जो है ना सेंड करने का वो शुरू हो गया है। तो अगर आप ये चाह रहे हैं कि आप विंटर इनटेक में आए, तो अभी से आपको अपने डॉक्यूमेंट्स कंप्लीट करने होंगे। उसकी वजूहात हैं कुछ, मैं क्यों कह रहा हूं, क्योंकि देखें आप जितना जल्दी अप्लाई करेंगे, कुछ यूनिवर्सिटीज ऐसी हैं कि फर्स्ट कम फर्स्ट सर्व करती हैं, वो वाला सीन है। तो आप जितना जल्दी अप्लाई करेंगे उतना जल्दी आपको एडमिशन मिलेगा, और फिर आपको श्योर होगा कि आप इस सिटी में जा रहे हैं। तो सेमेस्टर शुरू होने से पहले पहले आपके पास बहुत टाइम होगा कि आप उस सिटी में जो है अकोमोडेशन वगैरह का सारा काम कर लें कि आपके पास अकोमोडेशन हो। उसके अलावा अब चूंकि नया खासतौर पे केपीके और पंजाब साइड के जो स्टूडेंट हैं उनके लिए इस्लामाबाद जर्मन एम्बेसी में एक नया अपॉइंटमेंट का सिस्टम आ गया है और वो लागू भी हो गया है, जिसमें ये है कि आपके पास अगर एडमिशन होगा तो ही आप अपॉइंटमेंट के लिए अप्लाई कर सकते हैं। इसका मतलब कि जितनी जल्दी एडमिशन आ जाएगा उतनी जल्दी आपको अपॉइंटमेंट भी मिल जाएगी। ये खासा प्रॉब्लम रही है काफी टाइम तक, खास तौर पे केपीके और पंजाब वाले स्टूडेंट्स के लिए, कि उनको अपॉइंटमेंट्स नहीं मिल रही थी और बहुत बच्चों के पास एडमिशन लेटर होने के बावजूद, अच्छी प्रोफाइल होने के बावजूद उनको जो है अपॉइंटमेंट नहीं मिलती थी और नहीं आ सकते थे। इसीलिए जर्मनी ने अब कोशिश करी है, सिर्फ पाकिस्तान में नहीं काफी ममालिक में उन्होंने जो है अब अपना पोर्टल जो है वो ऑनलाइन कर दिया। आप जब अपॉइंटमेंट बुक करने जाएंगे तब आपको ऑनलाइन ही सारे अपने डॉक्यूमेंट जो सबमिट करवाने पड़ेंगे। वो आपको अपॉइंटमेंट देंगे, आपने ओरिजिनल हार्ड कॉपीज जो होती हैं वो लेके जानी पड़ेंगी अटेस्टेड, और फिर आपका वीजा इंटरव्यू होगा। वो वीजा इंटरव्यू लेने के बाद विद इन 2 मंथ्स जो है आपको आपका वीजा दे देंगे। जर्मनी का वीजा रेशो बहुत अच्छा है, बहुत जबरदस्त है। इसीलिए मैं बार बार कह रहा हूं कि जर्मनी के लिए ट्राई जरूर करें। अगर आपका यही है मैंने कि यार मैंने बाहर जाने, तो किसी अच्छे मुल्क में जाएं। अच्छा, ये सब बातें तो हो गई कि क्या एडवांटेजेस होंगे आपको अभी से अप्लाई करने के। दूसरी चीज ये है कि जितना जल्दी आप अप्लाई करना शुरू करेंगे उतना तेज से आपको जो है ना प्रोसीजर समझ में आने लग जाएगा। काफी केसेस में ऐसा होता है, अभी भी समर सेमेस्टर में भी ऐसा हुआ है कि बच्चे डेडलाइन खत्म होने से 20 दिन पहले हमारे पास आए हैं कि हमें एडमिशन नहीं मिला अभी तक और आप हमारे लिए एडमिशन अप्लाई कर दें। वो टाइम हमारे लिए भी कम होता है, और चूंकि समर सेमेस्टर में जो है यूनिवर्सिटीज के ऑप्शन भी बहुत कम होते हैं, तो इसका मतलब ये होता है कि इंटरनेशनल एप्लीकेंट्स के लिए वैसे ही 15 जनवरी नहीं होती काफी यूनिवर्सिटीज में डेडलाइन। तो आपके पास बहुत ही कम यूनिवर्सिटीज बच गई होती है, और फिर आपके कोर्स के हिसाब से यूनिवर्सिटी ढूंढना वो हमारे लिए बहुत मुश्किल हो जाता है। तो जितना जल्दी आप शुरू करेंगे उतना आसान आपके लिए प्रोसेस होने वाला है। इसके अलावा मैं आपसे एक बहुत इंपॉर्टेंट बात ये शेयर करना चाह रहा था कि कुछ रीसेंट टाइम में कुछ लोगों के जो है वो मास्टर्स के एडमिशन आने के बावजूद वीजा रिजेक्ट हुआ, और उसकी मेन वजह यह है कि आपने जो आपके बैचलर्स की डिग्री थी उसके मुताबिक आपने जो है मास्टर्स के लिए अप्लाई नहीं करा। कोर्सेज मैच नहीं होते थे, मॉड्यूल्स मैच नहीं होते थे, मतलब आपका जो स्ट्रक्चर है ना, जो बैचलर्स का स्ट्रक्चर था पूरी स्टडीज का, पूरी स्टडी कोर्स का, वो जो है मैच नहीं हो रहा था। तो उसमें डाउट्स आ जाते हैं कि इसने किसी भी जगह बस एडमिशन ले लिया, इसका मेन फोकस ये है कि बस बाहर चला जाए। तो उसकी वजह से एक तो जो है रिजेक्शन वगैरह आई रिसेंट टाइम में वीजा में। उसके अलावा कुछ बच्चों ने फेक डॉक्यूमेंट सबमिट करवाए, फेक उन्होंने, क्योंकि एजेंट्स के थ्रू उन्होंने अपॉइंटमेंट्स अप्लाई करी थी। सबसे पहली बात तो इस्लामाबाद एम्बेसी के लिए आप किसी भी एजेंट के पास चले जाएं, वो आपको अपॉइंटमेंट बुक करके नहीं दे सकता, नहीं दे सकता। तो खुदारा खुद ही अप्लाई करें, आपको मिलती है तो ठीक है, आपके बिहाफ पे कोई और अप्लाई करके आपको दे देगा, ऐसा नहीं हो सकता। तो उनको फेक अपॉइंटमेंट्स मिली थी, वो वहां पे गए हैं, उन्होंने सबमिट करवाए और उनको बैन हुआ है, बैन हुआ है कि वो फेक अपॉइंटमेंट लेकर आए हैं। तो इन चीजों से बचें। ये बहुत बड़ी वजह है कि वीजा रिजेक्शन भी हो रहा है और बच्चे बैन भी हो रहे हैं, जबकि बच्चों का कसूर नहीं होता। वो बेचारे तो पैसे दे के अपॉइंटमेंट ले रहे हैं और उनको झूठी अपॉइंटमेंट्स मिल रही है, फेक अपॉइंटमेंट्स मिल रही है, वो बेचारे वहां पे जाते हैं और उनका काम खराब हो जाता है सारा। इसके अलावा एक और रीजन है कि क्यों बच्चों के वीजा रिजेक्ट हो रहे हैं और आपने इन चीजों पे ध्यान दे रहे हैं। सबसे पहली बात कि वीजा इंटरव्यू में ऑफिसर आपसे पूछ सकता है कि आपने ये फील्ड क्यों चूज करी और आपके क्या मेजर्स हैं। इसका मतलब ये है कि आप जिस भी यूनिवर्सिटी में अप्लाई कर रहे हैं और वहां से आपको एडमिशन आ जाता है, तो आपको अपने कोर्स के बारे में पूरी मालूमात होनी चाहिए कि आपके मेजर्स क्या हैं,
कौन कौन से सब्जेक्ट्स हैं उनके बारे में आपको पता होना चाहिए, यूनिवर्सिटी के बारे में पता होना चाहिए, शहर के बारे में पता होनी चाहिए। ये सब चीजें जो हमारे स्टूडेंट्स हैं हम उन्हें इनकी प्रिपरेशन करवाते हैं, लेकिन जो हमारे थ्रू नहीं कर रहा, मैं चाहता हूं कि उनको भी पता हो कि इन चीजों के बारे में उन्होंने ख्याल रखना है। फिर एक और चीज जो बहुत इंपॉर्टेंट है, वो एम्बेसी जो है उसकी रिक्वायरमेंट में नहीं लिखा हुआ कि LOM आपने जो है वो सबमिट करवाना है, लेकिन मैं अपने स्टूडेंट्स को ये बताता हूँ कि आप LOM बना के लेके जाएं और वहां सबमिट करवाएं। LOM जो है वो AI जनरेटेड नहीं होना चाहिए। आप चैट जीपीटी की हेल्प ले सकते हैं, लेकिन अपनी वर्डिंग्स में लिखें प्लीज। खुदारा आइडिया ले सकते हैं, लेकिन आपने अपनी वर्डिंग में लिखना है और आपने अपनी प्रोफाइल और जो कोर्स आप करना चाह रहे हैं उसके मुताबिक जो है LOM अपना बनाना है। LOM जो है काफी मरतबा ऐसा होता है कि वीजा ऑफिसर आपको 5 मिनट देता है कि आप LOM जो है यहाँ पे बैठ के लिखें और ला के दे दें, अगर आप नहीं लेके जाते साथ। तो ये कुछ मोटी मोटी और बहुत इंपॉर्टेंट बातें हैं, अगर आप इनको नोट कर लेते हैं और अभी से अपना प्रोसेस शुरू कर देते हैं तो आप जर्मनी आने में भी आपको आसानी होगी और उसके बाद भी आसानी होगी, अगर इन चीजों को जो है वो फॉलो कर लेते हैं। अब वीडियो खत्म करने से पहले मैं एक और बहुत इंपॉर्टेंट बात ये बताना चाहता हूं कि मैंने शुरू में कहा था कि 2.7 CGPA, इससे कम होती है तो कुछ यूनिवर्सिटीज में आप फिर भी अप्लाई कर सकते हैं, ट्राई योर लक। लेकिन अगर आपको एडमिशन नहीं मिल रहा तो ही आप जो है वो प्राइवेट यूनिवर्सिटी की तरफ जाएं। उसके अलावा मैं ये नहीं कहता कि आप प्राइवेट यूनिवर्सिटी में जाएं। जर्मनी का मैं आपको ये बता दूं कि प्राइवेट यूनिवर्सिटीज में अगर आप पूरे कोर्स की फी उठाए ना तो मिनिमम 10,000 यूरोज तो फीस है ही है। किसी भी कोर्स में आप जाएंगे तो मिनिमम 10,000 यूरोज जो है ना वो पूरे कोर्स, पूरे मास्टर्स की फीस है। तो काफी यूनिवर्सिटीज ऐसी होती हैं जो कि आपसे पहले से जो है ना वो पूरी स्टडीज की फीस मांगती हैं। काफी यूनिवर्सिटी ऐसी होती हैं कि वो कहती हैं कि आप पहले सेमेस्टर की फीस हमें पे करें और दूसरे सेमेस्टर से जो है आप हर मंथ इंस्टॉलमेंट पे फी पे कर सकते हैं। ये प्राइवेट, मैं प्राइवेट का बिल्कुल फैन नहीं हूं, लेकिन अगर आपके पास कोई भी ऑप्शन नहीं है तो फिर आप प्राइवेट के लिए जा सकते हैं। लेकिन प्राइवेट में भी प्लीज उन यूनिवर्सिटीज में जाएं, अपनी रिसर्च करें जहां जो यूनिवर्सिटी जो है वो जर्मन एजुकेशन सिस्टम के साथ एफिलिएटेड है, जो जर्मनी में डिग्रीज रिकॉग्नाइज्ड है। क्योंकि जर्मनी में कुछ प्राइवेट यूनिवर्सिटीज ऐसी भी हैं जो जर्मनी की नहीं है। खास तौर पे पाकिस्तानी स्टूडेंट्स के लिए प्लीज 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 BSBI का जान छोड़ दें। उस पर बहुत वीजा रिजेक्शन भी आ रहे हैं और जो स्टूडेंट वहां पहुंच गए हैं वो तंग है, उनकी कोई क्वालिटी नहीं है एजुकेशन की, बकवास तरीन सिस्टम है उनका। उससे प्लीज 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 गुरेज करें अप्लाई करने के लिए। और जो एजेंट आपको मिल रहा है और वो कह रहा है मैं BSBI में करवा दूंगा, उसको पहली फुर्सत में बोले चल निकल, पहली फुर्सत में निकल। किसी भी एजेंट के पास अगर आपसे खुद अप्लाई नहीं हो रहा, आपको सब चीजें बहुत मुश्किल लग रही हैं, नहीं समझ में आ रहे हैं, आपके पास टाइम नहीं है, आप टाइम इन्वेस्ट नहीं करना चाहते, उसके बदले आप पैसे देके एजेंट से करवाना चाहते हैं, किसी भी एजेंट के पास आप जा रहे हैं तो खुदारा आपको पूरी मालूमात होनी चाहिए कि जर्मनी में अप्लाई करने का क्या प्रोसीजर है। मेरे हिसाब से मैंने आपको सारे मेजर पॉइंट्स बता दिए हैं, आपको सारी चीजें समझा दी हैं। इसके बाद भी अगर आप गलती करते हैं तो बॉस फिर आपने वीडियो सही तरीके से नहीं देखी। अगर अभी भी आपके डाउट हैं तो लिंक में नीचे डिस्क्रिप्शन में हमारे फेसबुक पेज की जो है आपको लिंक मिल जाएगा, वहां पे आप जाएं। हमारा व्हाट्सएप नंबर मौजूद है, यूरो वीजा एडवाइजर्स के नाम से हमारी कंपनी है। मेरे जो कुलीग्स हैं या मैं हूं, हमारे पास टाइम होगा तो हम आपको रिप्लाई करेंगे, आपको गाइड करेंगे। आपके किसी भी तरीके के क्वेश्चंस हैं तो आप हमसे कांटेक्ट कर सकते हैं। उसके बाद ही जो है आप डिसाइड कीजिएगा कि आपको किस यूनिवर्सिटी में किस कोर्सेज में जाना है। क्योंकि हम सिर्फ ये गाइड नहीं करते कि प्रोसेस क्या, हम ये भी फिर गाइड करते हैं कि आपकी प्रोफाइल के हिसाब से आपको किस कोर्सेज में अप्लाई करना चाहिए कि जिनकी जॉब मार्केट जो है वो इस वक्त जो है बेहतर है। आज की वीडियो के लिए इतना ही। नेक्स्ट वीडियो में इंशाल्लाह मैं बैचलर्स वालों के लिए वीडियो बनाऊंगा, क्योंकि बैचलर्स का प्रोसेस थोड़ा सा अलग होता है, उनको थोड़ी सी अलग चीजों पे जो है वो कॉन्सेंट्रेट भी करना पड़ता है। और उसके बाद जो है हाउस बिल्डिंग पे भी इंशाल्लाह वीडियोस बनाएंगे। इसके अलावा पोस्ट वीजा प्रोसेस जो है, कौन कौन से स्टेप्स आपको लेने चाहिए, उस पर भी वीडियो बनाएंगे। तो अगर अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं करा, देखें पैसे तो मैं कोई भी चार्ज नहीं कर रहा, कोई कोर्स नहीं बेच रहा, तो अगर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं करा तो बराए मेहरबानी चैनल को सब्सक्राइब कर दें, वीडियो को उन लोगों के साथ शेयर करें
जिनको आपको लगता है कि बाहर जा रहे हो उनको जरूरत पड़ सकती है इस वीडियो की, आप सिर्फ अपना नहीं सोचें, दूसरों का भी सोचें, इसलिए शेयर करना जरूरी है। मिलते हैं आपसे अगली वीडियो में, ख्याल रखें अपना एंड गुड लक। अगर आप कहीं के लिए भी अप्लाई कर रहे हैं, सिर्फ जर्मनी के लिए नहीं, कहीं के लिए भी अप्लाई कर रहे हैं तो गुड लक। मिलते हैं फिर आपसे अगली बार।